हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, दैट इज आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। सो दिस इज आवर लास्ट चैप्टर जिसकी हम आज वर्कशीट करने जा रहे हैं। एंड इससे पहले के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 12 चैप्टर हैं इससे पहले के, और उन सारे चैप्टर्स की वर्कशीट हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। एंड अगर हम बात करें कि इस चैप्टर के लिए हमने क्या क्या चीजें की हुई हैं, तो इस चैप्टर का आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर का हमने वन शॉट भी कंप्लीट कर रखा है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वन शॉट आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज, इस चैप्टर का आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एंड हर एक चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड इस क्लास में हम इस चैप्टर की वर्कशीट कर रहे हैं विच इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर। ये सारी की सारी चीजें इस वर्कशीट में रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। ओके, सो सबसे पहले डायरेक्टली हम अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। इतना इंट्रो काफी है मेरे ख्याल से। चलो, बाकी अगर कोई चीज नहीं मिल पाती है आपको रिलेटेड टू एनी चैप्टर, है ना, एनी रिलेटेड टू साइंस, ठीक है, कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी आप थ्योरी की बात कर रहे हो, चाहे क्वेश्चंस की बात करो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन 1 इज विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पोलन? कौन सा पार्ट प्लांट का पोलन प्रोड्यूस करता है? ओव्यूल, एंथर, स्टिग्मा एंड सेपल। यस, तो कौन प्रोड्यूस करता है पोलन? आपने पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा होगा, है ना, दैट प्रोड्यूस बाय द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड फिर वो फीमेल के पास जाता है एंड फिर वहां से उनका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो मेल पार्ट कौन सा है? दैट इज एंथर। सो एंथर इज द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। किसका पार्ट होता है? स्टेमन का पार्ट होता है एंथर एंड दैट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, ठीक है, जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ the next question is which of the following is an example of asexual reproduction? कौन सा इसमें से asexual reproduction का example है? seed formation, fertilization, vegetative propagation या फिर pollination? which one is an example of asexual reproduction? yes, क्या हो जाएगा? जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड asexual reproduction। और यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? न्यू प्लांट्स ग्रो करता है सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स की हेल्प से, है ना। और यहाँ पे एक ही प्लांट की हेल्प से हम बोल सकते हैं, चाहे वो रूट है, स्टेम है, लीव्स है, विदाउट सीड्स और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, तो सारी चीजें आ जाती है हमारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Now, the next question is which layer of Earth protect us from cosmic rays and the solar wind? ठीक है, कौन सी लेयर हमको cosmic rays and solar wind से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। So ओजोन लेयर, क्रस्ट, मैग्नेटिक फील्ड या फिर हाइड्रोस्फीयर? यस, which one is correct? तो क्या हो जाएगा? देखो, हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल कॉस्मिक रेज एंड द सोलर विंड। कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमको प्रोटेक्ट करती है इन हार्मफुल रेजेस से, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which gas is most responsible for the greenhouse effect on earth? तो हमारे अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से गैसेस हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। विच गैसेस? जल्दी बता दो, कौन से गैस है बेटा? कौन से गैस हो जाएंगे? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहां पे मीथेन होता तो वो भी इसका आंसर हो जाता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द रीजन अराउंड अ स्टार वेयर लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन एग्जिस्ट इज कॉल्ड? यस, द रीजन अराउंड द स्टार जहां पे लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट जोन, रेडिएशन जोन, हैबिटेबल जोन या फिर मैग्नेटिक जोन। क्या बोलते हैं?
यस अच्छा, इसको ना हम गोल्डीलॉक्स जोन भी बोलते हैं. किसको गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड हैबिटेबल जोन. ठीक है, सो द हैबिटेबल जोन और द गोल्डीलॉक्स जोन इज द रीजन वेयर द कंडीशन, जैसे कि वहां पे राइट अमाउंट ऑफ वाटर है. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि हाँ वहां पे लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सकती है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड हैबिटेबल जोन. क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6th. Which planet is known as the hottest planet in the solar system? Yes, कौन से प्लैनेट को हम हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं भाई कि हाँ ये तो हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, कौन सा? अब जल्दबाजी में आके आप इसका आंसर मुझे क्या बताओगे? मर्क्यूरी, वीनस, मार्स एंड जुपिटर. तो मुझे पता है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट क्या बोलेंगे कि मैम इसका आंसर क्या है? मर्क्यूरी है. बट दैट इज रॉन्ग आंसर बेटा. और आप किस बेसिस पे मर्क्यूरी बोल रहे हो ये भी मुझे पता है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो सन के सबसे पास है तो वो सबसे हॉटेस्ट होगा. दैट इज नॉट द करेक्ट रीजन. ठीक है, सबसे हॉटेस्ट जो यहाँ पे प्लैनेट है दैट इज नॉट मर्क्यूरी, दैट इज द वीनस. ठीक है, कौन सा है? वीनस है. अच्छा, तो क्वेश्चन आते हैं कि मैम वीनस क्यों है? क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? वो सन की रेस को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर लंबे टाइम तक बढ़ा हुआ होता है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द हॉटेस्ट प्लैनेट, दैट इज वीनस, नॉट मर्क्यूरी. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th. So question 7th is, which factor mainly allows water to remain in the liquid form on the earth? तो आप सबको पता है कि हमारे अर्थ पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. नाउ व्हाट आर द रीजंस व्हाई वाटर इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म इन आवर अर्थ? क्या रीजन है? अर्थ का रोटेशन, अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ साइज एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. क्या हो जाएगा? देखो अर्थ कहां पे लाई कर रहा है? तो अर्थ लाई इन अ हैबिटेबल जोन. ठीक है, जहां पे हमारे अर्थ पे जो सन की रेस है वो एक सूटेबल, हम बोल सकते हैं कि बहुत एक फिक्स्ड एप्रोप्रिएट अमाउंट में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पानी प्रेजेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड द रीजन इज द अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ठीक है, क्या रीजन हो जाएगा? अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ह्यूमन एक्टिविटी मेनली इंक्रीज ग्रीन हाउसेज गैसेस? कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्रीन हाउस गैस जो है वो बढ़ रही है? ठीक है, सो ऑप्शंस आर ट्री प्लांटेशन, रिसाइकलिंग, बर्निंग फॉसिल फ्यूल या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. किसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है? हाँ जी, किसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है बेटा? सो अगर हम अननेसेसरी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जब हम उसको लार्ज अमाउंट में बर्न करते हैं सो इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट. राइट, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबल. क्लियर? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल. हमें अननेसेसरी फॉसिल फ्यूल को बर्न नहीं करना चाहिए. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्थ सिस्टम? कौन सा इसमें से हमारे अर्थ का पार्ट ही नहीं है? ठीक है, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर अर्थ सिस्टम? बता दो कौन सा यहाँ पे अर्थ सिस्टम का पार्ट नहीं है. विच ऑप्शन? बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर ऑफ द मून. तो देखो पहले बता देना, लिथोस्फीयर ऑफ द मून. ठीक है, तो देखो बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर and normal lithosphere is the part of the earth ecosystem, but lithosphere of the moon belongs to the moon, not the earth. है ना, वो किससे बिलोंग करेगा? वो तो मून से बिलोंग करेगा, अर्थ से थोड़ी बिलोंग करेगा. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9th, नॉट पूछा था हमसे, नॉट. सो नॉट में आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज द लिथोस्फीयर ऑफ द मून. अगर नॉर्मल लिथोस्फीयर लिखा होता तो वो हमारे अर्थ का पार्ट होता, ना कि मून का पार्ट होता. ठीक है, क्लियर? नाउ The next question is question number 10th and यहाँ पे हमारे पास है true and false. Okay, so the question number 1 is, Mercury is the hottest planet, is it? हाँ, अभी हमने डिस्कस किया था कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है बेटा? हॉटेस्ट प्लैनेट इज दी वीनस, नॉट मर्क्यूरी. ठीक है, सो
ये हमारा हो जाएगा गलत। नाउ ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, क्या ओजोन लेयर हमको यूवी रेडिएशन से बचाता है? यस, दिस इज ट्रू। ऑल प्लैनेट हैव थिक एटमॉस्फेयर, क्या सारे के सारे प्लैनेट्स के पास थिक एटमॉस्फेयर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड 2 पेरेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये बात गलत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सो दिस इज फॉल्स। नाउ क्लाइमेट चेंज इज मेनली कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, यस, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज जो है वो मेनली किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है। ओके, चलो सो अब हम बात करते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स के बारे में। सो अर्थ सपोर्ट लाइफ मेनली बिकॉज इट लाइज इन द डैश जोन ऑफ द सन, कौन से जोन में प्रेजेंट होता है ये? हैबिटेबल जोन में, ठीक है। सो अर्थ सपोर्ट लाइफ मेनली बिकॉज इट लाइज इन द हैबिटेबल जोन ऑफ द सन। Now, the thin outer layer of the earth where life exists is called, जहां पे life exist कर रही है, that is called biosphere। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बायोस्फीयर कहते हैं। Venus is the hottest planet, Venus जो है hottest planet है due to its thick क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर, ड्यू टू इट्स थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर। The trapping of heat by gases like carbon dioxide is called dash effect. This is called greenhouse effect. क्या बोलते हैं इसको हम? Greenhouse effect बोलते हैं। Earth appear blue from space because most of the surface covered with, हाँ, पानी की वजह से ये हमको ब्लू नजर आता है। क्लियर? The solid part of the earth made up of the rock and the soil is known as lithosphere. Lithosphere हमारा आंसर होगा, ठीक है। The dash layer protect earth from harmful ultraviolet rays. The dash layer that is called ozone layer. कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर हो जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। चलिए, सो क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ डज फोटोसिंथेसिस हेल्प मेंटेन बैलेंस इन नेचर। तो फोटोसिंथेसिस किस तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचर को बैलेंस करने में हेल्प करता है? कैसे? सी, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इट मेंटेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस, पहली चीज, ठीक है। प्रोवाइड फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, एंड सपोर्ट आवर इकोसिस्टम। तो इस तरीके से ये हमको हेल्प करता है, ठीक है। सो सबसे पहला क्या हो जाएगा? मेंटेन, यहां पे मेंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस। सबसे पहली चीज मेंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस। यहां पे क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन during photosynthesis, ठीक है, during photosynthesis. Now second thing is provide food for all living organisms. Provide food for all living organism. प्रोवाइड फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं? ये एक फूड चेन का फॉर्मेशन करते हैं जहां पे ऑल एनिमल्स टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर एनर्जी, ठीक है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर
ओन फूड, ठीक है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड from the plants prepare their own food from the base of a food chain, base of a food chain, and all animals depend on plants for energy. All animals depends on plants फॉर फूड चेन. सारे के सारे एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड चेन. प्लांट्स क्या करते हैं? रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, प्लांट्स रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट. प्लांट्स जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं. हाउ प्लांट्स रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट? हाँ जी, प्लांट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं? बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सो दे रिलीज ऑक्सीजन एंड वो कंट्रोल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसकी वजह से दे एबल टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है. दे एब्जॉर्ब carbon dioxide and release oxygen, which help to reduce the greenhouse effect. Okay, now the fourth one is, and fourth और कैसे हेल्प करता है? ये हमारे पूरे इकोसिस्टम को बनाने में मदद करता है. सो सपोर्ट इकोसिस्टम, राइट, सपोर्ट इकोसिस्टम. नाउ हाउ प्लांट्स हेल्प इन सपोर्टिंग इकोसिस्टम? कैसे हेल्प करता है? तो देखो, प्लांट्स जो है, प्लांट्स बहुत सारे एनिमल्स का भी घर है. पहली चीज, प्लांट्स की हेल्प से ही बहुत सारे एनिमल्स को खाना भी मिलता है. तो इट सप्लाई एनर्जी एंड द फूड चेन थ्रू द इकोसिस्टम, राइट. इट सप्लाई एनर्जी एंड फूड टू मेंटेन द इकोसिस्टम, ठीक है. So it supply energy and food to maintain the ecosystem, right? So this is question number 12. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, then we'll move to the next question. Okay, now the next question is question number 13. Explain the triple planetary crisis and its impact on the life on Earth. चलो, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस आखिरकार है क्या, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है? यस, यहाँ पे क्या होता है? ट्रिपल प्लानिटरी रेफर्स टू द मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, जहां पे हम किसके बारे में बात करते हैं? क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, डाइवर्सिटी लॉस के बारे में बात करते हैं, एंड पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है. सो द ट्रिपल क्राइसिस रेफर्स टू द मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, राइट. द ट्रिपल प्लानिटरी crisis, the triple planetary crisis is the major environmental The triple planetary crisis is the major environmental problems. कौन कौन सी प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस की थी? Yes, major environmental problems. That is, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? हाँ जी, मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था? दैट इज दी क्लाइमेट चेंज, राइट. फर्स्ट वन हमारा यहाँ पे क्या था? दैट इज क्लाइमेट चेंज. ये पहला है हमारा, ठीक है. अच्छा, अब क्लाइमेट चेंज किस तरीके से होता है? एनी आइडिया? हाँ जी, क्लाइमेट चेंज में क्या हो जाता है? देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसमें क्या होता है?
क्लाइमेट चेंज होने की वजह से देयर इज इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न हो जाता है, यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज मेनली कॉज बाय द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन क्या है? दिस इज कॉज बाय मेनली greenhouse, mainly increase of or mainly increasing of greenhouse effect। ठीक है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के पीछे का रीजन क्या है? ड्यू टू दी बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड डिफोरेस्टेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू burning of fossil fuel and deforestation। अगर हम डिफोरेस्टेशन कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है दैट विल इंक्रीज, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा दैट विल ऑल्सो इंक्रीज दी ग्रीन हाउस इफेक्ट और दी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ जाते हैं, है ना, फ्लड आने की भी चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके इंपैक्ट क्या है? इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाएगा? इंक्रीज टेम्परेचर, राइट। फिर क्या हो जाएगा? जो हमारा ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, सो मेल्टिंग ग्लेशियर्स, है ना, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, फ्लड वगैरह आने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज द फर्स्ट planetary crisis. Now what about the second and the third? So the second one is biodiversity loss and third one is the pollution। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। अभी बायोडाइवर्सिटी लॉस में क्या हो जाएगा? सो मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीशीज बिकमिंग एक्सटिंक्ट। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? फूड चेन एंड फूड वेब पे भी इंपैक्ट आएगा। ठीक है, सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स become extinct। ठीक है, ड्यू टू disrupt of their habitat। ठीक है, and it may disturb the food chain and food web। food chain and food web, और ये हमारे फूड चेन एंड फूड वेब को क्या करेंगे? डिस्टर्ब कर देंगे। नाउ द थर्ड वन इज पोल्यूशन। तो कितने टाइप की पोल्यूशन होते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे पोल्यूशन मिलके क्या करेंगे? ये सारे के सारे पोल्यूशन मिलके हमारे एनवायरमेंट को, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक ला सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ खराब कर सकते हैं। ठीक है, पानी और सॉइल तो खराब कर ही रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे एरियाज में प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ भी होती है। ठीक है, क्लियर है? सो ये विजिबल है? हाँ, एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लैंड वाटर। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस इट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, जिसकी वजह से ये ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती है।
Okay, now the next question is question number 14th. So question 14th है describe how earth distance from the sun help in sustaining life. तो अर्थ से सन की जो दूरी है दैट इज अ परफेक्ट डिस्टेंस, है ना. तो उसकी वजह से कैसे हमारा सर्वाइवल जो है वो मेंटेन रहता है, कैसे हमारी लाइफ जो है वो सस्टेन करती है. सो अर्थ इज लोकेटेड एट एन आइडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सन, राइट. अर्थ इज located at the ideal distance from the sun, ना ही बहुत ज्यादा दूर है ना ही बहुत पास है, which play a key role in sustaining life. और यही हमारी यही हम ऐसा बोल सकते हैं कि अर्थ पे हमारी लाइफ सस्टेन करने का रीजन है. ठीक है, which play a key role in sustaining life. Right? अब रीजन क्या है देखो, अगर हमें लाइफ को सस्टेन करना है, सो हाउ इट हेल्प, हमें पानी चाहिए, वो भी पीने वाला, है ना. सो लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है इसकी वजह से. लिक्विड वाटर एग्जिस्ट. ठीक है, अब देखोगे लिक्विड वाटर नहीं होगा तो हमको पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, है ना. और बहुत सारी हमारी चीजें जो है वो पानी पे ही टिकी हुई है. सो बिकॉज ऑफ द सुटेबल टेम्परेचर वाटर कैन रिमेन इन द लिक्विड फॉर्म, राइट. बिकॉज ऑफ द सुटेबल टेम्परेचर water is present in liquid form. Water is present in liquid form. हमारे पास water किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमारे पास वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है. एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल नोन फॉर्म ऑफ द लाइफ. एंड वाटर इज एसेंशियल for all known, ठीक है, water is essential for all known organism. हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग बींग्स के लिए वाटर लिक्विड फॉर्म में बेहद जरूरी है. ठीक है, सेकेंड है हमारा मॉडरेट टेम्परेचर. अब देखो क्योंकि डिस्टेंस परफेक्ट है तो ना ही हमारा अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन में आता है ना ही बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन में आता है. ठीक है, सो द टेम्परेचर वुड बी एक्सट्रीमली हाई. कहां पे होता है, वीनस पे होता है. लेकिन हमारा अर्थ कैसा है, एकदम मॉडरेट है. ठीक है, क्लियर. सो सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, अर्थ टेम्परेचर. सो क्या लिखेंगे, ड्यू टू दी परफेक्ट डिस्टेंस, ड्यू टू दी परफेक्ट डिस्टेंस our earth is not too hot nor too cold. अदर प्लैनेट्स की जैसे ना ही ये बहुत ज्यादा हॉट है और ना ही ये बहुत ज्यादा कोल्ड है. क्लियर. सो दिस इज द सेकेंड रीजन जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है. नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड रीजन, दैट इज द स्टेबल क्लाइमेट, है ना. हमारे पास स्टेबल क्लाइमेट है, द बैलेंस सोलर एनर्जी, सारी चीजें एकदम कैसी बैलेंस है. एंड द फोर्थ थिंग इज सपोर्ट, क्या हो जाएगा, सपोर्ट एटमॉस्फेरिक बैलेंस. ठीक है, स्टेबल क्लाइमेट लिख लेते हैं हम. थर्ड वन इज स्टेबल क्लाइमेट. एंड द फोर्थ थिंग यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यस अभी बताया था, फटाफट से बता दो. फोर्थ थिंग यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ थिंग इज यस सपोर्ट एटमॉस्फेरिक बैलेंस. ठीक है, सपोर्ट एटमॉस्फेरिक बैलेंस. अच्छा, सूटेबल क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो सूटेबल क्लाइमेट में यहां पे हम क्या चीजें लिख सकते हैं, इट बैलेंस द सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ, है ना. सो इट बैलेंस द सोलर एनर्जी
रिसीव्ड बाय द अर्थ। तो ये इसको बैलेंस करने का काम करती है, एंड एटमॉस्फेरिक बैलेंस है ही हमारा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक में क्या हो जाएगा कि एटमॉस्फेरिक बैलेंस में क्या हो जाएगा, हमारे जितने भी साइकिल है, चाहे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें, चाहे हम वाटर साइकिल के बारे में बात करें, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है, ठीक है। सो द फोटोसिंथेसिस and water cycle work properly, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली काम कर रही हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेयर ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। यहां पे हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, ठीक है। चलो, तो सिंपल सी बात है, हम यहां पे क्या लिखेंगे, asexual reproduction in asexual reproduction only one parent is involved। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहां पे हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में सबसे पहले, ठीक है। प्लांट्स में किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, यस। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, तो इन सब में हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकेंड क्या हो जाएगा, बडिंग, एंड थर्ड थिंग इज स्पोर फॉर्मेशन। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब समझ लो जरा, ठीक है। मैं यहां पे आपको शॉर्ट में लिखवा रही हूं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि लीफ से, स्टेम से, रूट से, सीड से, इन सब से, यानी कि प्लांट के पार्ट से ही एक नया प्लांट ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बडिंग में क्या होता है, यहां पे एक हमारे पास मान लो हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा में एक छोटा सा बर्ड निकला, फिर उस बर्ड ने एक नया अपना प्लांट बना लिया, फिर उसमें से एक बर्ड निकला, फिर उसने अपना एक नया प्लांट बना लिया, दैट इज कॉल्ड बर्डिंग। एंड स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पोर्सेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है। नाउ अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा प्लांट्स का हो गया, ठीक है। एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में क्या हो जाएगा, बडिंग, बाइंडरी फिशन एंड रीजनरेशन, ठीक है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, बडिंग, और हाँ यहां पे भी हमारा बडिंग है, पहला यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज बडिंग, सेकेंड वन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे प्लानेरिया, प्लानेरिया को अगर आप कहीं से भी कट कर दोगे तो वापस से उतने ही प्लानेरिया बन जाएंगे जितने प्लानेरिया आप कट करोगे, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज बाइनरी फिजन, जैसे अमीबा वगैरह जो है वो क्या करते हैं, वो बाइनरी फिशन शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन कर लिया। हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कौन कौन करते हैं, एनिमल्स में कौन कौन करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सो यहां पे फाइनली हमारा ये वर्कशीट होता है खत्म, और साथ ही साथ पूरी हमारी क्लास 8th की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब यहां पे जाके सारी की सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। जिसमें आप क्या क्या चीजें इंक्लूड है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इंक्लूड है हर एक चैप्टर का, ठीक है। हर एक चैप्टर का आपको वन शॉट मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का आपको एमसीक्यू सीरीज मिल जाएगी, एंड हर एक चैप्टर के लिए आपको वर्कशीट मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट वीडियो फॉर क्लास 8th। ओके, सो आज के बाद आप मुझे अगर बोलोगे कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए तो विल डिस्कस, अदरवाइज आप अपना एग्जाम दो मजे से, है ना। चलो, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।